नमस्ते छात्र तथा छात्राओं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रामकृष्ण दत्तात्रेय बदने, ग्रामीण कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय वसंतनगर, तालुका मुखेड, जिला नांदेड़। आज हम BA BSc BCom प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज, जिसे हम ESL भी कहते हैं, इसके अभी होने वाली जो MCQ पैटर्न की परीक्षा है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए द्वितीय सत्र और प्रश्न पत्र क्रमांक 2, जिसका नाम है साहित्य भारती, इस प्रश्न पत्र के MCQ और उस MCQ के उत्तर मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा रख रहा हूं, ताकि आप आने वाली परीक्षा में कई MCQ के उत्तर अच्छी तरह से लिख सके। परीक्षा में एक MCQ और उसके नीचे 4 पर्याय दिए जाते हैं और उन 4 पर्यायों में से एक सही उसका उत्तर होता है। मैं इस वीडियो में केवल MCQ और उसका सही उत्तर ही आपको बताने वाला हूं। 4 पर्याय यह मैं नहीं बताऊंगा। केवल सही उत्तर जो उस MCQ का है वही मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा रख रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको सुनना है, समय मिला तो लिख लेना है और परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करनी है। तो प्रश्न पत्र क्रमांक 2, प्रश्न पत्र का नाम है साहित्य भारती, और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रारंभ की 6 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई और बाद में 6 कविताएं भी हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई और पत्र लेखन के बारे में भी कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो मैं केवल इस वीडियो में 6 कहानियों के MCQ और उसके उत्तर आपके सामने रख रहा हूं। तो हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली कहानी है, आप सभी को मालूम है कि उसने तो नहीं कहा था। तो इस उसने तो नहीं कहा था, इस कहानी के कहानीकार के परिचय से संबंधित कुछ MCQ, हर एक कहानी के कहानीकार के परिचय से संबंधित शुरुआत की MCQ और बाद में उस कहानी के कथा वस्तु से संबंधित कुछ MCQ मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहली कहानी है उसने तो नहीं कहा था, और इसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि उसने तो नहीं कहा था, इस कहानी के कहानीकार कौन है। उसने तो नहीं कहा था, इस कहानी के कहानीकार कौन है। आपको उत्तर देना है शैलेश मटियानी। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ। शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 14 अक्टूबर 1931। शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ है? 14 अक्टूबर 1931। फिर शैलेश मटियानी का जन्म कौन से गांव में हुआ? शैलेश मटियानी का जन्म कौन से गांव में हुआ? तो उत्तर है बाड़े छिना गांव। गांव का नाम है बाड़े छिना गांव। शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? उत्तर है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। क्या नाम है? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। प्यास और पत्थर उनकी कौन से विधा की रचना है? प्यास और पत्थर उनकी कौन से विधा की रचना है? उत्तर है कहानी संग्रह। उत्तर क्या है? कहानी संग्रह। कबूतर खाना मटियानी जी की कौन से विधा की रचना है? कबूतर खाना मटियानी जी की कौन से विधा की रचना है? उत्तर है उपन्यास। उत्तर क्या है? उपन्यास। 1992 में मटियानी के जीवन में कौन सी घटना घटी? 1992 में मटियानी जी के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई? तो उत्तर है छोटे पुत्र की मृत्यु। उनके छोटे पुत्र की मृत्यु हुई है। जसवंत सिंह के प्रेयसी का नाम क्या था? अभी एक कथा वस्तु से संबंधित कुछ MCQ आपको देखने हैं। तो आपको मालूम है कि उसने तो नहीं कहा था, इस कहानी में जसवंत सिंह ये पात्र आया है। तो जसवंत सिंह के प्रेयसी का नाम क्या था? उत्तर है लक्ष्मा। उत्तर क्या है? उत्तर है लक्ष्मा। जसवंत सिंह का पुराना मित्र कौन था? जसवंत सिंह का पुराना मित्र कौन था? उत्तर है कुंवर सिंह।
उत्तर क्या है? कुंवर सिंह। लक्ष्मी बुर्का पहनकर कौन से मंदिर से बाहर आई थी? लक्ष्मी बुर्का पहनकर कौन से मंदिर से बाहर आई थी? उत्तर है सिलंग टोला का चामुंडा मंदिर। सिलंग टोला का चामुंडा मंदिर, इस मंदिर से लक्ष्मी बुर्का पहनकर बाहर आई हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? उत्तर है शेरू मियाँ। उत्तर क्या है? उत्तर शेरू मियाँ। कुंवर सिंह कितने साल परदेश में था? कुंवर सिंह कितने साल परदेश में था या कितने बरस? उत्तर है 1 बरस। उत्तर क्या है? 1 बरस या 1 साल। मुझे तो लगता है 2 पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूं। किसका कथन है? मुझे तो लगता है 2 पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूं। किसका कथन है? उत्तर है लक्ष्मी का। जसवंत और कुंवर सिंह कहाँ काम करते हैं? जसवंत और कुंवर सिंह कहाँ काम करते हैं? उत्तर है फौज या पलटन में। फौज या पलटन में। जसवंत और कुंवर सिंह एक दूसरे के दुश्मन किस कारण बन जाते हैं? जसवंत और कुंवर सिंह एक दूसरे के दुश्मन किस कारण बन जाते हैं? उत्तर है लक्ष्मी के कारण। जसवंत सिंह को मरते मरते कौन बचाता है? जसवंत सिंह को मरते मरते कौन बचाता है? उत्तर है कुंवर सिंह। उत्तर है कुंवर सिंह। इसके बाद जो कहानी आती है वो एक आशीर्वाद, दूसरी कहानी। इसके बारे में कहानीकार के परिचय या उनके लेखन के बारे में पहले हम एमसीक्यू देखेंगे। आशीर्वाद कहानी के कहानीकार कौन है? तो डॉक्टर सुषमा सिंह। कौन है कहानीकार? डॉक्टर सुषमा सिंह। डॉक्टर सुषमा सिंह का जन्म कब हुआ? डॉक्टर सुषमा सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तर है 24 दिसंबर 1952। कब हुआ है? 24 दिसंबर 1952 में हुआ है। डॉक्टर सुषमा सिंह के माता पिता का नाम क्या था? डॉक्टर सुषमा सिंह के माता पिता का नाम क्या था? माता श्रीमती रामेंद्रवती सिंह और पिता डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। दोबारा नाम सुनिए। माता श्रीमती रामेंद्रवती सिंह और पिता डॉक्टर इंद्रपाल सिंह। डॉक्टर सुषमा सिंह के पति का नाम क्या था? डॉक्टर सुषमा सिंह के पति का नाम क्या था? उत्तर है डॉक्टर रमेश पाल सिंह। उत्तर क्या है? डॉक्टर रमेश पाल सिंह। डॉक्टर सुषमा की पहली किरण कौन से विधा की रचना है? डॉक्टर सुषमा द्वारा रचित पहली किरण कौन से विधा की रचना है? उत्तर है कविता संग्रह। क्या उत्तर? कविता संग्रह। डॉक्टर सुषमा जी की कुछ तो लोग कहेंगे कौन से विधा की रचना है? डॉक्टर सुषमा जी की कुछ तो लोग कहेंगे कौन से विधा की रचना है? आपको उत्तर देना है कहानी संग्रह। कौन से विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है कहानी संग्रह। डॉक्टर सुषमा जी को उज्जैन का कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर सुषमा जी को उज्जैन का कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर है विदुषी विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान। विदुषी विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान। डॉक्टर सुषमा जी ने कहां से प्राचार्य पद से अवकाश ग्रहण किया? डॉक्टर सुषमा जी ने कहां से प्राचार्य पद से अवकाश ग्रहण किया? उत्तर है आगरा। उत्तर क्या है? उत्तर है आगरा। अब कथा वस्तु से संबंधित आशीर्वाद कहानी में किसके शादी का उत्सव चल रहा है? आशीर्वाद कहानी में किसके शादी का उत्सव चल रहा है? उत्तर है शुभांगी। उत्तर क्या है? शुभांगी। कहानी में शुभांगी के पिता का नाम क्या है? कहानी में शुभांगी के पिता का नाम क्या है? उत्तर है भुवनेश। क्या नाम है? नाम है भुवनेश। लड़कियों का रसिया कौन था?
लड़कियों का रसिया कौन था? उत्तर है भुवनेश। ये सारे उस कहानी के कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न हैं। भुवनेश के पत्नी का नाम क्या था? भुवनेश के पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। कुसुम ने किसके हाथ में अंगूठी देखी थी? कुसुम ने किसके हाथ में अंगूठी देखी थी? उत्तर है श्रीमती आनंद के। उत्तर क्या है? श्रीमती आनंद के। अरे तुम मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारा जरखरीद गुलाम? अरे तुम मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारा जरखरीद गुलाम? निकाल बाहर करूंगा घर से, समझी? किसका कथन है? उत्तर है भुवनेश का। किसका कथन है? उत्तर है भुवनेश का। कुसुम के मित्र का नाम क्या था? कुसुम के मित्र का नाम क्या था? उत्तर है आलोक। क्या है उत्तर? आलोक। कुसुम को कितने बच्चे थे? कुसुम को कितने बच्चे थे? उत्तर है 2। उत्तर क्या है? 2। शुभांगी किससे शादी करने वाली है? शुभांगी किससे, यानी किस व्यक्ति से शादी करने वाली, उसका नाम? तो उत्तर है निमेश। उत्तर है निमेश। निमेश कौन सा काम करता है? निमेश कौन सा काम करता है? तो निमेश कॉलेज में ड्राइंग पेंटिंग में लेक्चर है। निमेश कॉलेज में ड्राइंग पेंटिंग में लेक्चर है। निमेश कोलकाता में क्यों गया है? निमेश कोलकाता में क्यों गया है? कला अकादमी में इंटरव्यू देने। क्यों गया है? तो कला अकादमी में इंटरव्यू देने के लिए वो गया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, किसका कथन है? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, किसका कथन है? उत्तर है भुवनेश, यानी पिता, शुभांगी के पिता का कथन है। उनका नाम है भुवनेश। इसके बाद मैं तीसरी कहानी जरा समझो, और इस कहानी के कहानीकार से संबंधित कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे। सुशीला टाकभौरे की पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी है? सुशीला टाकभौरे की पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी है? उत्तर है जरा समझो। सुशीला टाकभौरे का जन्म कब हुआ? सुशीला टाकभौरे का जन्म कब हुआ? उत्तर है 4 मार्च 1954। कब हुआ है? 4 मार्च 1954 में हुआ है। सुशीला टाकभौरे का जन्म कहाँ हुआ? सुशीला टाकभौरे का जन्म कहाँ हुआ? तो बानापुरा जिला, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में आता है। बानापुरा जिला है और गांव का नाम है होशंगाबाद। परिवर्तन जरूरी है, उनकी कैसी रचना है, यानी कौन सी विधा की रचना है सुशीला टाकभौरे की, जिसका नाम है परिवर्तन जरूरी है? तो उत्तर है लेख संग्रह। क्या ये? लेख संग्रह। अनुभूति के घेरे उनकी कौन सी विधा की रचना है? अनुभूति के घेरे उनके कौन से विधा की रचना है? उत्तर है कहानी संग्रह। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है कहानी संग्रह। हमारे हिस्से का सूरज कैसी रचना है? हमारे हिस्से का सूरज कैसी रचना है? उत्तर है कविता संग्रह। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है कविता संग्रह। नंगा सच उनकी कैसी रचना है? नंगा सच उनकी कैसी रचना है? तो उत्तर है नाटक। कैसी रचना है? नाटक है। शिकंजे का दर्द कैसी रचना है? शिकंजे का दर्द कैसी रचना है? उत्तर है आत्मकथा। उत्तर क्या है? उत्तर आत्मकथा है। जय श्री राम की धुन किनकी गाड़ी को लगाई थी? अब ये जरा समझो कहानी के कथ्य से, यानी कथानक से संबंधित कुछ एमसीक्यू है, जिनमें पहला एमसीक्यू कथानक से संबंधित है। जय श्री राम की धुन किनकी गाड़ी को लगाई थी? उत्तर है अजय पंडित। किनकी गाड़ी को लगाई है? उत्तर है अजय पंडित। अजय, ये हॉर्न इस तरह गाड़ी में मत लगाओ।
अजय यह हॉर्न इस तरह गाड़ी में मत लगाओ, किसका कथन है? मैनेजर साहब का। किसका कथन है? मैनेजर साहब का। अजय कहाँ काम करता है और कौन सा काम करता है? अजय कहाँ काम करता है और कौन सा काम करता है? अजय बैंक में काम करता है और क्लर्क का काम करता है। अजय बैंक में काम करता है और क्लर्क का काम करता है। कहानी में वर्णित अजय की जाति कौन सी है? कहानी में वर्णित अजय की जाति कौन सी है? तो चितपावन कोकनस्थ ब्राह्मण। चितपावन कोकनस्थ ब्राह्मण, ये अजय की जाति के रूप में कहानी में वर्णित है। अजय का परिवार बहुत दिनों से कहाँ रह रहा है? अजय का परिवार बहुत दिनों से कहाँ रह रहा है? उत्तर है नागपुर में। कहाँ रह रहा है? उत्तर है नागपुर में। किनके पिता पूजा पाठ और हिंदू धर्म प्रचार का काम करते थे? किनके पिता पूजा पाठ और हिंदू धर्म प्रचार का काम करते थे? उत्तर है मैनेजर। उत्तर क्या है? उत्तर है मैनेजर। सर कोकनस्थ हो या कहीं का भी हो, सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। किनका कथन है? सर कोकनस्थ हो या कहीं का भी हो, सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। किनका कथन है? उत्तर है अजय का। किनका कथन है? अजय का। खेमचंद राठौड़ बैंक में कौन सा काम करते हैं? खेमचंद राठौड़ बैंक में कौन सा काम करते हैं? तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। कौन से पद पर काम करते हो? तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। मैनेजर साहब किसके हाथ से पानी पीते थे? यानी ऑफिस में पानी किसके हाथ से पीते थे? कई लोगों के हाथ से वो नहीं पीते थे और कई लोगों के हाथ से पीते थे, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपने अगर कथानक पढ़ा होगा तो समझ में आएगा आपके। तो मैनेजर साहब किसके हाथ से पानी पीते थे? उत्तर है विजय। विजय कौन से जाति का था? विजय कौन से जाति का था? उत्तर है ओबीसी। साहब ये गोधरा कांड क्या है? किसने किसे कहा है? साहब ये गोधरा कांड क्या है? किसने किसे कहा है? खेमचंद ने मैनेजर साहब को। किसने किसे कहा है? खेमचंद ने मैनेजर साहब को। जय भीम का हॉर्न किसने अपने गाड़ी में लगाया है? जय भीम का हॉर्न किसने अपने गाड़ी में लगाया है? उत्तर है खेमचंद ने। किसने गाड़ी में लगाया है? खेमचंद ने। अब इसके बाद हम चौथी कहानी पाठ्यक्रम की देखने वाले हैं, बेटन। और सबसे पहले इस कहानी के कहानीकार के परिचय से या उनके लेखन से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे। डॉक्टर नीरजा माधव की पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी है? ऐसा अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर देना है बेटन। नीरजा माधव की अपने पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी है? तो उत्तर है बेटन। नीरजा माधव का जन्म कब हुआ? 1962 को उनका जन्म हुआ है। डॉक्टर नीरजा माधव के पति का नाम क्या है? डॉक्टर नीरजा माधव जी के पति का नाम क्या है? तो उत्तर है डॉक्टर बेनी माधव। क्या नाम है? डॉक्टर बेनी माधव। नीरजा माधव जी ने एमए तथा पीएचडी कहां से प्राप्त की? डॉक्टर नीरजा माधव जी ने एमए और पीएचडी कहां से प्राप्त की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहां से प्राप्त की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। यमदीप उनकी कैसी रचना है या कौन से विधा की रचना है? तो है उपन्यास। यमदीप उनकी कैसी रचना है या कौन सी विधा की रचना है? उत्तर है उपन्यास। यह मृग उनकी कौन सी विधा की रचना है? यह मृग उनकी कौन सी विधा की रचना है? उत्तर है उपन्यास। उत्तर क्या है? तो उत्तर है उपन्यास। पतदंश उनकी कैसी रचना है? पतदंश जो है डॉक्टर नीरजा माधव की कैसी रचना है? तो यह है उनकी कहानी संग्रह है। प्यार लौटना चाहेगा उनकी कैसी रचना है? कविता संग्रह है। प्यार लौटना चाहेगा
उनकी कैसी रचना है? तो कविता संग्रह है। 1998 में उन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? 1998 में उन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो उत्तर है यशपाल। कौन सा प्राप्त हुआ? यशपाल। अब इस बेटन कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? तो नाम है पशुपति, या जिसे पुतान भी कहा जाता है। पुतान शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके पास जाता है? उत्तर है बहन। शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके पास जाता है? तो बहन के पास जाता है। बहन के गांव का नाम क्या है? जिस बहन के पास पुतान पढ़ने के लिए जाता है, उस बहन के गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। पुतान के पिताजी क्या करते थे? पुतान के पिताजी क्या करते थे? तो पुतान के पिताजी खेती और पूजा करते थे। खेती और पूजा। पुतान कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? 5वीं। पुतान कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? उत्तर है 5वीं। पुतान की बहन कौन सा काम करती है? पुतान की बहन कौन सा काम करती है? तो गुड़िया से माला और तिब्बती झाला बनाती है। गुड़िया से माला और तिब्बती झाला बनाने का काम करती है। पुतान ने बोड़े कितने रुपए के बेचे? पुतान ने बोड़े कितने रुपए के बेचे? उत्तर है 5 रुपए के। कितने रुपए के? 5 रुपए के। पुतान बोड़े क्यों बेच रहा था? पुतान बोड़े क्यों बेच रहा था? आपको मालूम है कि उसे ड्रेस बनाना था, है कि नहीं? जो उनके पाठशाला में उनका जो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म उन्हें बनाना था। पुतान के बहन का नाम क्या है? पुतान के बहन का नाम क्या है? पुतान के बहन का नाम शीला है। उत्तर है शीला। पुतान को किसने डिब्बा खाने को दिया था? पुतान को किसने डिब्बा खाने को दिया था? उत्तर है दाई ने। दाई ने। और इसके बाद की जो कहानी है, मंडन मिसिर की खुरपी। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? सूर्यनाथ सिंह। मंडन मिसिर की खुरपी, इस कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? 14 जुलाई 1966। सूर्यनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? 14 जुलाई 1966। सूर्यनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में सवना नामक गांव में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, सवना। चलती चाकी उनकी कैसी रचना है? सूर्यनाथ सिंह की चलती चाकी कैसी रचना है? उत्तर है उपन्यास। क्या है उत्तर? उत्तर है उपन्यास। नींद क्यों रात भर नहीं आती कैसी रचना है? नींद क्यों रात भर नहीं आती कैसी रचना है? उत्तर है कहानी संग्रह। उत्तर क्या है? उत्तर है कहानी संग्रह। धधक धुआं धुआं उनकी कैसी रचना है? सूर्यनाथ सिंह की धधक धुआं धुआं कैसी रचना है? तो बाल साहित्य है। क्या ये? बाल साहित्य। वे कौन से समाचार पत्र में एसोसिएट एडिटर थे? वे कौन से समाचार पत्र में एसोसिएट एडिटर थे? उत्तर है जनसत्ता। उत्तर है जनसत्ता। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का कौन सा सम्मान मिला? किशोर साहित्य सम्मान। कौन सा सम्मान मिला है? किशोर साहित्य सम्मान। अब इनके द्वारा जो लिखी गई कहानी है, उस कहानी का, यानी कहानी जो मंडन मिसिर की खुरपी, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंडन मिसिर है। कौन है? मंडन मिसिर। मंडन मिसिर किसकी दुकान पर बैठते थे? मंडन मिसिर किनकी दुकान पर बैठते थे? दुकानदार का नाम है दुबर साव। क्या नाम है?
दुबर साव। मंडन मिसिर के अग्नु मिसिर के पास कितनी खेती थी? अगला प्रश्न है, अग्नु मिसिर के पास कितनी खेती थी? उत्तर है 101 बीघा। कितनी खेती थी? 101 बीघा। मंडन मिसिर के पिता का नाम क्या था? मंडन मिसिर के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है अगस्त्य मिसिर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। मंडन मिसिर के पिता का नाम क्या था? अगस्त्य मिसिर। अगस्त्य मिसिर स्वभाव से कैसे थे? अगस्त्य मिसिर स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी और झक्की। क्रोधी और झक्की। पिता मरे तब मंडन मिसिर कितने महीने के थे या साल के थे? पिता मर गए तब मंडन मिसिर कितने साल के या महीने के थे? तो उत्तर है 8 महीने के थे। कितने महीने के थे? 8 महीने के थे। मंडन मिसिर की संतानें कितनी थी? मंडन मिसिर को जो संतानें हैं कितनी हैं? तो मंडन मिसिर को 3 बेटियां और 1 बेटा था। 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटी के शादी में खर्चा करने के लिए उन्होंने क्या किया? बेटी के शादी में खर्चा करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो खेती बेची। क्या किया? खेती बेची। मंडन मिसिर का बेटा क्या करता था? मंडन मिसिर का बेटा क्या करता था? बेंगलोर में इंजीनियर था। क्या करता था? तो बेंगलोर में इंजीनियर था। मंडन मिसिर की बहू क्या करती थी? मंडन मिसिर की बहू क्या करती थी? तो स्कूल में पढ़ाती थी। क्या करती थी? स्कूल में पढ़ाती थी। बेटियों की शादी के बाद उनके पास कितनी खेती बची या कितनी खेती बच गई पूरी लड़कियों की शादी होने के बाद? तो 45 बीघा। कितनी खेती बची है? 45 बीघा। मंडन मिसिर के बहू का नाम क्या था? मंडन मिसिर के बहू का नाम क्या था? उत्तर है शैलजा। क्या नाम है? उत्तर है शैलजा। मंडन मिसिर घर छोड़ कहाँ जाकर बस जाते हैं? मंडन मिसिर घर छोड़ कहाँ जाकर बस जाते हैं? उत्तर है अयोध्या। कहाँ जाते हैं? अयोध्या। और पाठ्यक्रम की अंतिम कहानी हत्या। हत्या कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? हत्या कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? उत्तर है बरखा राजेश शर्मा। बरखा राजेश शर्मा। बरखा जी को शादी से पहले कौन से नाम से जाना जाता था? बरखा जी को शादी से पहले कौन से नाम से जाना जाता था? उत्तर है क्रांति ओम प्रकाश बोरा। क्रांति ओम प्रकाश बोरा। बरखा जी का जन्म कब हुआ? बरखा जी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 11 जून 1974 में। 11 जून 1974 में। बरखा शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बरखा शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है जिला हिंगोली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिला हिंगोली। बरखा जी के माँ बाप का नाम क्या था? बरखा जी के माँ बाप का नाम क्या था या माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम है ओम प्रकाश बोरा और माता का नाम है श्रीमती पुष्पा बोरा। फिर एक बार बताता हूं, पिता का नाम है ओम प्रकाश बोरा और माता का नाम है श्रीमती पुष्पा बोरा। बरखा जी के पति का नाम क्या था? बरखा जी के पति का नाम क्या था? उत्तर है राजेश जी शर्मा। क्या नाम है उनके पति का? तो उनके पति का नाम है राजेश जी शर्मा। बरखा जी के कहानी संग्रह का नाम क्या है? बरखा जी ने जो कहानी संग्रह लिखा उसका नाम क्या है? उत्तर है द्वंद्व। क्या है उत्तर? उत्तर है द्वंद्व। हत्या इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? हत्या इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? उत्तर है एकनाथ।
किसान है, आपको मालूम है, जो आत्महत्या करता है? उत्तर है एकनाथ। एकनाथ के पत्नी का नाम क्या है? एकनाथ के पत्नी का नाम क्या है? तो उत्तर है काशी। उनके पत्नी का नाम है काशी। एकनाथ के पिता का नाम क्या है? एकनाथ के पिता का नाम क्या है? उत्तर है गणपतराव। क्या है उत्तर? उत्तर है गणपतराव। एकनाथ के माता का नाम क्या है? एकनाथ के माता का नाम क्या है? नाम है रमाबाई। एकनाथ की मृत्यु कैसे हुई या किस कारण हुई? एकनाथ की मृत्यु कैसे हुई? आत्महत्या करने से। और किस कारण हुई? तो कर्जा बढ़ गया था, इस कारण, है कि नहीं? तो एकनाथ की मृत्यु कैसे हुई? आत्महत्या करने से। एकनाथ ने आत्महत्या क्यों कर दी? तो कर्जे के कारण। किसके कारण? कर्जे के कारण। नारायण इस कहानी में एकनाथ का क्या लगता है, या नारायण और एकनाथ का क्या संबंध है, पारिवारिक संबंध? तो दोनों भाई भाई है। एकनाथ और काशी को कितने बच्चे थे? एकनाथ और काशी को कितने बच्चे थे? उत्तर है 3। तो ये हत्या अंतिम कहानी हमारे पाठ्यक्रम की है। तो इस प्रकार से साहित्य भारती इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 कहानियां हमारे द्वितीय सत्र के लिए रखी गई है, जिनके संभाव्य एमसीक्यू और हर एक एमसीक्यू का सही उत्तर मैंने आपके सामने इस वीडियो के द्वारा रखा है। इसे आप सुनिए, हो सके तो लिख लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाएंगे। बस यही इच्छा सामने रखकर इस वीडियो को मैंने बनाया है। पुनश्च आप सभी के प्रति यहाँ आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर मेरे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।